आसाराम का क्या होगा, कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। आसाराम की किस्मत पर क्या फैसला रहने वाला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रेप केस में आसाराम पर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। जज मधुसूदन शर्मा जेल पहुंच चुके हैं। जेल में ही अस्थायी कोर्ट बनाई गई है, वो इसलिए क्योंकि इस तथाकथित बाबा की, तथाकथित बापू की अंधभक्ति इतने लोग कर रहे हैं। देश विदेश में इसके अंधभक्त मौजूद हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कोर्ट से अपील की कि जेल को वहीं पर बनाया जाए, कोर्ट को एक अस्थायी कोर्ट बनाई जाए ताकि व्यवस्थाएं ना बिगड़े, ताकि राम रहीम पार्ट 2 स्थिति ना बने। और अब एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई जेल में और जज मधुसूदन शर्मा पहुंच चुके हैं इस अस्थायी कोर्ट में। सह आरोपियों को भी यहां पर लाया गया है और कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा इस आसाराम बापू पर। ये दोषी है या इसे किया जाएगा दोष मुक्त। नजरें सभी की इस फैसले पर, खास तौर पर आसाराम और उसके अंधभक्तों की। अंधभक्त इसलिए क्योंकि आसाराम ने अपने ही भक्त की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी बीमारी का इलाज करने के बहाने उसे बुलाता है, फिर उसके साथ 15 अगस्त की रात जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस रात ये आसाराम बापू, ये बापू जिसे लोग बापू कहते हैं, ये विवादों का बाप रहा। इसके साथ, इसके नाम के साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। चाहे जमीन पर कब्जे की बात ले लें, चाहे बच्चों के मर्डर की बात ले लें और दुष्कर्म की बात ले लें। आसाराम और विवाद पुराना नाता, गहरा नाता, और उन्हीं में से एक विवाद, उन्हीं में से एक अपराध बलात्कार का, दुष्कर्म का। इसने दुष्कर्म किया अपने ही भक्त की बेटी के साथ। इलाज के बहाने उसको बुलाया जाता है, कहा जाता है फोन करके कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसका इलाज तो सिर्फ आसाराम बापू के ही पास है। दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बना जो उसका इलाज कर देगा। उसका इलाज सिर्फ ये बापू ही करेगा। बेचारे भक्त इसकी अंधभक्ति में पहुंच गए। वो भक्त भी ऐसा जिसने आसाराम को दान में कई एकड़ जमीन दी हुई थी, लेकिन ये आसाराम किसी का सगा नहीं। इस आसाराम ने उस भक्त को बुलाया, उसकी बेटी का इलाज करने के नाम पे उसकी बेटी को एक कुटिया में ले गया, रात भर उसको साथ रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया, जबरन दुष्कर्म किया। उस लड़की ने अपनी माँ बाप को, अपने परिजनों को ये बात बताई और फिर आसाराम के काले चिट्ठे खुलने शुरू हुए। आज ध्यान रखा जाएगा इस आसाराम की हर एक कलंक कथा का। जज साहब ध्यान रखेंगे। हालांकि ए.के. जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे इस बापू की, आसाराम की उम्र का ध्यान रखा जा सकता है और शायद सजा उम्र को मद्देनजर रखते हुए सुनाई जा सकती है। इस पर आरोप, इसको दोषी इसकी उम्र के लिहाज से ठहराया जा सकता है, लेकिन ध्यान में यह भी रखा जाएगा कि इस बापू के साथ कौन कौन से कुकर्म जुड़े हुए हैं। चलिए, मनोज शर्मा और राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। मनोज, क्या स्थिति है वहां पर, क्या तस्वीरें वहां से? मनोज, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ सर। मनोज, जेल के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं। आसाराम अंदर है, जज साहब भी अंदर हैं, सह आरोपी भी अंदर है। क्या स्थिति, क्या तस्वीरें? सुमित, जज साहब जो है वो अब चेयर पे बैठ चुके हैं और कुछ ही मिनट बाद जो है सुनवाई, फैसला जो है वो शुरू हो जाएगा और सारी तैयारियां कर रखी है
किस तरीके से जो जैसा फैसला है उसको लेकर प्रशासन जो है वो तैयार है कि किसी भी स्थिति में जो है किस तरीके से निपटा जाए, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से जाब्ता जेल के बाहर जो है मौजूद है। आम आदमी जो है वहाँ यहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ से आम आदमी को निकलने से रोक दिया गया है। सीधा है कि अगर किसी को कुछ काम है, आईडी है और अगर अति आवश्यक काम होगा तो ही उसको एंट्री दी जाएगी। और अंदर जो है अब सुनवाई कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जज साहब वहाँ पर जो है चेयर पे बैठ चुके हैं, उनका जो स्टाफ है वो वहाँ पर पहुँच चुका है। तो अब कुछ ही देर में जो है आसाराम की किस्मत का फैसला होने वाला है। जिसमें अच्छा मनोज, क्या हालांकि वैसे तो परमिशन नहीं दी है किसी भी अधिवक्ता को अंदर मौजूद रहने की या पत्रकारों को अंदर मौजूद रहने की, क्या कुछ खबर वहां से मिल पाई? अब कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और कितनी देर में पूरी हो जाएगी? कितनी देर में इस पर फैसला आ जाएगा? चलिए, शायद मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। पाल रोड आश्रम, जो आसाराम का आश्रम है, वहां पर मौजूद है राकेश गुसाई और बता रहे थे कि यहाँ पर भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। कुछ समर्थक यहाँ भी पहुंचे थे, अंधभक्त यहाँ पर पहुंचे थे, उनको यहाँ से खदेड़ा गया। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले सुमित मैं बता दूं आपको कि डीसीपी वेस्ट ने सुमित शर्मा जो यहाँ पर आके उन्होंने मौका तस्दीक करी और पूछा यहाँ पर कि किसी प्रकार से कोई न्यूसेंस तो यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। पर अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस डेवलप नहीं हुआ है। उन्होंने बाइट दी हमें और उसमें बताया कि उनके एरिया के अंदर जो वेस्ट जिला है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ है, किसी प्रकार से कोई हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया है। कोई व्यक्ति जो कि बाबा का समर्थक हो, आसाराम का समर्थक हो, किसी प्रकार से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। क्योंकि जोधपुर को 2 जिलों के अंदर बांटा गया है, तो इनके अपने जिले की बारे में ब्रीफ करते हुए बताया। और जिस प्रकार से डीसीपी खुद फील्ड के अंदर गश्त कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी सेंसिटिव स्थिति है, कितनी प्रायोरिटीज पर जोधपुर कमिश्नरेट ने इस व्यवस्था को रखा है। यही कारण है कि डीसीपी गश्त कर रहे हैं, खुद पुलिस कमिश्नर यहां पर गश्त कर रहे हैं। तमाम ऑफिसर राम रहीम पार्ट 2 की स्थिति ना हो जाए है शहर के उन राकेश, ये जरूरी भी हो जाती हैं चीजें, क्योंकि एक मामला पहले बिगड़ चुका है। राम रहीम पार्ट 2 जैसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए शायद इतनी चौकसी, इतनी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। देखिए, शुरू से इस मामले को बड़ी प्रायोरिटी से रखा गया और हमेशा सुरक्षा बल इसीलिए तैनात किया जाता था कि किसी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो, जिले में शांति बनी रहे। और पहले भी कई बार देखा गया कि हम लोगों ने समय समय पर कवरेज की कि किस प्रकार से अगर आसाराम को जेल से कोर्ट ले जाया गया सुनवाई के दौरान, तो वहां पर कितने अंधभक्त मौजूद रहे। उन्होंने गाड़ियों के आगे आने का प्रयास किया, कई पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, तोड़फोड़ की। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुमित ये व्यवस्था की गई। मैं अभी तक जो व्यवस्थाओं से जो निकल के आ रहा है वो ये है कि बेहतर व्यवस्था है जोधपुर कमिश्नरेट की, और पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो समय समय पर मॉनिटरिंग हो रही है वो लाजवाब मॉनिटरिंग है। खुद मेरी कुछ समय पहले एनआर के रेडी जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है उनसे भी बात की। उन्होंने कहा हमारी ओर से पर्याप्त जाब्ता जोधपुर कमिश्नरेट को दे दिया गया है, और अगर जोधपुर कमिश्नरेट को लगता है कि उन्हें और जाब्ते की आवश्यकता है तो तत्काल प्रभाव से आसपास के जिलों से उनको और जाब्ता मुहैया करा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ड्रोन से नजर रखने की बात यहां पर सामने आई है। एसटीएफ की फोर्स यहां पर लगा दी गई है। शहर के अंदर आने वाले सभी मार्गों के ऊपर सघन चेकिंग चल रही है। वहीं रेलवे स्टेशन पर जाब्ता लगा हुआ है। यही कारण है कि इस प्रकार से जो भी कुछ अंधभक्त 2 या 3 या 4 की संख्या के अंदर जहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें पिक किया जा रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एहतियात के तौर पर उनको हिरासत में रखा जा रहा है। जब तक अरबाज, कहां पर हैं आप इस वक्त और क्या तस्वीर वहां से? के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं जोधपुर सेंट्रल जेल में बनाई गई स्थायी जेल के अंदर पहुँच चुके हैं। जो जज है मधुसूदन शर्मा वो अंदर पहुँच चुके हैं। तमाम जो पक्ष हैं उनके वकील अंदर पहुँच चुके हैं और जो फैसले की घड़ी है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है। अब से कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा और फैसला क्या रहता है उसके हिसाब से बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है उन्हें दोषी करार पाकर के इसमें
सजा दी जाती है तो सजा के बिंदुओं पर बहस होगी, तमाम चीजें होंगी। कुछ ही देर में फैसला बाहर आ जाएगा। जज मधुसूदन शर्मा को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में यहाँ लेकर के पहुंचे हैं। अंदर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। एक एम्बुलेंस पहले पहुंचा दी गई थी। अगर ऐसी स्थिति में किसी को एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है। जो न्यायिक अधिकारी है उनका भी एक डेलीगेशन बाकायदा यहाँ पहुंचा है। जो जुडिशरी के लिहाज से देखा जाए बड़ा खास दिन है। इसने अहम जो है मामले को लेकर के आज फैसला सुनाया जा रहा है। इस मामले पर लंबे अरसे के बाद में फैसला आना है। तमाम चीजों को लेकर के यहाँ फैसला सुनाया जाएगा। जो मुख्य आरोपी हैं आसाराम वो अंदर मौजूद हैं। सह आरोपी हैं शिल्पी और शिवा वो साथ में पहुंच चुके हैं। तीनों की मौजूदगी में अब जज बैठ चुके हैं। बाकायदा पूरे मामले के ऊपर जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो शुरू होने के बाद में फैसला पहले सुनाया जाएगा। फैसले के बाद में ये बताया जाएगा कि जो फैसला रहता है उसके लिहाज से अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, अगर फैसले में सजा होती है तो सजा के बिंदुओं पर बहस की जानी है और उस पर कितना जो है जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि अभी यहाँ बताया गया था कि जो वकील पहुंचे आसाराम की तरफ से, अंदर पुराने वकील भी हैं, नए भी कुछ वकील हैं साथ में, वो ये कोशिश करेंगे कि कम से कम सजा जो है आसाराम को दिलाई जाए, जबकि जो पीड़ित पक्ष के वकील और सरकारी वकील कोशिश करेंगे कि सजा ज्यादा हो। फिर से लौटूंगा आपके पास। ए के जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं, थोड़ी इनसे भी बात कर लेते हैं। ए के जैन साहब, इस तरह के मामले जो होते हैं, क्या अब जज साहब अंदर पहुंच चुके हैं कोर्ट में और तमाम सह आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, क्या लगता है आपको कितनी देर में फैसला आ जाएगा? क्योंकि हमारे अनुमान से जल्द फैसला सुनाने की कोशिश रहेगी ताकि अगर कोई भी स्थिति ऐसी आती है तो उनसे निपटा जा सके। फैसले का जो मेजर पार्ट है, क्योंकि वो हथकाद नहीं लिखाया जाता, वो इतने समय के अंदर जज साहब ने लिखवा लिया होगा। उसके बाद आज के दिन सबसे पहले ये एश्योर किया जाता है औपचारिक रूप में कि जितने भी मुलजिम हैं जिनके खिलाफ फैसला सुनाना है वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो उनके अभिभाषक मौजूद हैं, उनकी हाजिरी माफ़ी कर दी गई है। उसके पश्चात ऑपरेटिंग पार्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि जज को ये पोर्शन एक सीक्रेट मामला होता है इसका जजमेंट का, तो वो जज भी इस बात की ध्यान रखता है कि अपने क्लर्क को या स्टेनो को वो बात कि आखिर में किसको दोष सिद्ध किया है, किस धारा में दोष सिद्ध किया है, या बरी किया है तो किस किस धारा में बरी किया है, क्यों बरी किया है, ये आखिरी 1 या 2 पेज होते हैं, ये इस समय लिखाए जाते हैं। और ये लिखवाने के बाद जब ये टाइप होकर आते हैं तब उसको जज चेक करता है। अगर कोई गलती है तो फिर सुधार होता है उसमें, और सुधार होने के बाद हस्ताक्षर करके खुली कोर्ट में उस ऑर्डर को सुनाया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है, ये 5-10 मिनट के अंदर भी हो सकता है, आधे घंटे की भी अंदर हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी फेज है। जज साहब कोर्ट में पहुंच गए, यदि उन्होंने ऑपरेटिंग पार्ट लिखा दिया है तो 5 मिनट में या 10 मिनट में कभी भी पोर्शन आता है, और यदि ऑपरेटिंग पार्ट लंबा लिखाया हुआ है तो उसको समय होने में, उसको टाइप होने में थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद करेक्शन में उसको समय लग सकता है। तो पर यह है कि अब किसी भी क्षण फैसला आ सकता है, क्योंकि मेजर पार्ट पहले ही लिखा दिया जाता है, सिर्फ आखिरी भाग फैसले का इस समय लिखाया जाता है। बिल्कुल, आपके पास फिर आऊँगा मैं। PN रछोया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ADGP साहब। रछोया साहब, फैसला ए के जैन साहब बता रहे हैं कुछ ही देर बाद आ सकता है, जैसे कि स्थितियां लग भी रही हैं। उसके बाद क्या कुछ पुलिस प्रशासन का प्लान रहेगा, कुछ प्लान A, B, C, ताकि समर्थक पहुंच चुके होंगे, कुछ समर्थक ऐसे भी होंगे कि हाँ अभी इंतजार करो, वक्त देखो, और फैसला जैसे ही आता है उसके बाद उनके दिमाग में जो खुराफात चल रही होगी उस खुराफात को पूरा करने के लिए वो मैदान में निकलेंगे। तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या पुलिस का प्लान रहता होगा इस ऐसे समय पर? देखिए, ऐसे सेंसिटिव मामलों में के 2 डायमेंशन होते हैं। एक डायमेंशन तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है, इलाके में उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पीस बनी रहे। दूसरा जो डायमेंशन होता है वो ये होता है कि जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, जज साहब हैं, उनको पर्सनल सिक्योरिटी, उनके परिवार की, उनकी सुरक्षा का मेन मुद्दा भी पुलिस के सामने होता है। ऐसा नहीं होता कि जज साहब ने फैसला सुना दिया और कल उन पे कोई वारदात हो जाएगी तो पुलिस के लिए एक बड़ी घातक स्थिति हो जाती है। इसलिए पुलिस सिस्टम के अंदर हम जनरली
जो जज साहब होते हैं उनकी सुरक्षा का भी हम पूर्ण ध्यान रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जो भी अपराधी के समर्थक होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं और उन अपराधियों द्वारा किसी भी जज के बरखिलाफ या जुडिशल अथॉरिटी के बरखिलाफ कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया जाए इन अपराधियों के समर्थकों द्वारा, उसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। और ये एक दिन फैसले के दिन ही नहीं अंत हो जाता जी। ये कई दिनों तक हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसके अलावा तीसरा, जब ये फैसला आता है तो जो नज़दीक के ज़िले हैं या इनमें और इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, उन ज़िलों के पुलिस अधिकारियों को भी बाकायदा पुलिस मुख्यालय से इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका रिपरक्शन, इस फैसले का रिपरक्शन आपके इलाके में ना आ जाए। जोधपुर के अलावा जालोर है, पाली है, कहीं भी राजस्थान, इसलिए ये जो है इसको भी ध्यान रख के पुलिस मुख्यालय अपने ध्यान कार्रवाई करता है। इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच है। इंटेलिजेंस ब्रांच बाकायदा पूरे जो है स्टेट के अंदर जो ऑपरेट करती है वो ध्यान में रखती है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को कंट्रोल की एक ब्रांच होती है, वो भी एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी के अधीन होती है। वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पूरे राज्य में शांति बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मेरे ख्याल में केवल मात्र आज का ही फैसला पुलिस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण तो ये है कि आज भी शांति बने रहे, जज साहब को भी सुरक्षा मिलती रहे, जुडिशरी को सुरक्षा मिलती रहे और आगे भी कोई किसी प्रकार की कोई वारदात जोधपुर या राज्य के किसी भी भाग में ना हो, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। रचोया साहब, आप कह रहे हैं कि आपसे ये चर्चा मैं जारी रखूंगा और ए.के. जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत जारी रहेगी। और बड़ी खबर इस वक्त की, रेप केस में आसाराम पर थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। कोर्ट में आसाराम अपने वकीलों के साथ मौजूद हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले, जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जज मधुसूदन शर्मा थोड़ी देर में फैसला सुनाएंगे। मधुसूदन शर्मा फैसला लिख रहे हैं, यानी आसाराम की किस्मत लिखी जा रही है, उन कागजों पर उकेरी जा रही है आसाराम की किस्मत। जो व्यक्ति दूसरों की किस्मत बनाता था, आज उसकी किस्मत लिखी जा रही है। जो व्यक्ति अपने जादू से, अपने जादुई भरे शब्दों से लोगों को सम्मोहित करता था, आज वो उन 4 जादुई भरे शब्दों का इंतजार कर रहा है जिससे उसकी रातों की नींदें हराम ना हो, वो रातों को चैन से सो सके। लेकिन ये कानून है साहब, ये कानून सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है, और सबूत और गवाहों ने क्या कुछ कहा वो अब जज मधुसूदन शर्मा लिख रहे हैं आसाराम की किस्मत पर फैसला। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जेल के बाहर से। अरबाज, क्या तस्वीर? जायज है क्योंकि जिस तरीके से अंदर जो तमाम लोग पहुंच चुके हैं, अब अंदर अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ में चंद्रशेखर को लेकर के पहुंचे। अपडेट उनसे बातचीत करते हैं, क्या अपडेट है अंदर से? जी, बात करें तो अंदर जो है पूरा कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट के साथ में जो है पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा साहब है, उनके साथ 5 स्टाफ है जिसमें उनका स्टेनो है। इसके अलावा जो और भी कोर्ट के जो काम करने वाले लोग हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो सभी अभियुक्तों के जो है अधिवक्ता पहुंच चुके हैं और अंदर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही जो है आसाराम पे कोई जो है अपडेट आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जो ऑपरेटिंग पार्ट है जिसमें जो अपडेट लिखना है, जो कि फैसला आना है, वो लिखवाना शुरू हो चुका है। जो सेटअप पूरा बैठने के बाद में प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद सबसे पहले तो जो है कोर्ट ये तय करेगा कि आसाराम दोषी है या नहीं। यदि दोषी है तो कौन कौन सी धाराओं में दोषी है, और फिर अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसके बाद जो है सजा के बिंदुओं पर बहस होगी।
उसके बाद जो फैसला आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत तो कुछ नहीं आना। जी जी बिल्कुल। कितना वक्त लग सकता है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि स्टेनो साथ में गए हैं, पूरा जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनका स्टाफ साथ में गया है, टाइपिंग की ज़रूरत होगी, तमाम चीज़ें होंगी, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, तमाम लोग अंदर पहुँचे। जी निश्चित रूप से ये तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आपने देखा होगा कि सलमान के मामले में भी सबको उम्मीद थी कि 10-15 मिनट में फैसला आ जाएगा, लेकिन उसमें लगे थे कम से कम 2-2.5 घंटे। तो ये प्रोसेस होता है, उसमें जो सबसे पहले तय किया जाएगा कि आसाराम दोषी है या नहीं। पहले ये बात सुनाई जाएगी सबको, उसके बाद जो है सजा, यदि दोषी सिद्ध होते हैं तो सजा के बिंदुओं पर जो है बहस होगी। बहस होने के बाद जज पीठासीन अधिकारी अपने कक्ष में जाके जो है फैसला सुनाएंगे, फैसला लिखवाएंगे, फिर वो करेक्शन में जाएगा, साइन होगा और उसके बाद जो है प्रोनाउंस होगा। जी जिन जिन धाराओं में उनको दोषी बनाया गया है उन धाराओं में एक एक करके उनको फैसला सुनाया जाएगा कि पॉक्सो एक्ट में क्या रहा और उसमें क्या साबित हुआ, उसके लिहाज से उन्हें क्या माना गया, ST/SC एक्ट में क्या साबित रहा और कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल धाराएं जिनमें पूरा फैसला सुनाया जा रहा है। अगर बिंदुवार अगर अपन देखें तो उसमें कितना वक्त लग सकता है, किस किस पॉइंट पर? जी हर बात निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सबसे पहले आईपीसी की जो धाराएं हैं 376, 376 2F और D, इनमें से दोषी है नहीं ये तय किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है पोक्सो की धारा है जिसमें 5, 6, 7, 8 और 17 जो है चार्जशीट में आसाराम पर लगाई गई है, उसमें से कौन कौन सी धाराओं में ये दोषी है या नहीं ये तय किया जाएगा। फिर जुवेनाइल जस्टिस की जो धारा है उसमें वो दोषी है या नहीं ये तय किया जाएगा। उसके बाद यदि जिस धारा में दोषी पाए जाते हैं तो उसकी सजाओं को लेकर जो है दोनों पक्ष की ओर से सजाओं के बिंदु पर बहस होगी। उसके बाद जस्टिस अपने कक्ष में जाके फैसला लिखवाएंगे, फिर प्रोनाउंस करेंगे। जी बिल्कुल एक लंबा प्रोसेस है। अरबाज चंद्रशेखर से ये जानिए जरा कि क्या आज सिर्फ दोषी ठहराया जाएगा या सजा भी आज ही, सजा पर फैसला भी आज ही आ जाएगा, आज ही सुना दी जाएगी सजा, या फिर कुछ दिन आगे के लिए टाला जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि पूछ रहे हैं अंकर स्मिथ कि अभी जो पूरी प्रोसीडिंग होगी इसमें फाइनल फैसला सुनाया जाना है या बहस और जारी रह सकती है, सजा के बिंदु पर बहस बाद में हो, ऐसा भी संभव है? जी निश्चित तौर पे जो अगर बात करें तो सबसे पहले अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो सजा के बिंदुओं पर बहस होगी। लंबी चौड़ी बहस होने की संभावना है। जो आसाराम के अधिवक्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है अंदर, वो पूरा जोर लगाए कि उनको कम से कम यदि वो दोषी होते हैं तो कम से कम सजा मिले, इस पर पूरा जोर लगाएगी। संभव है कि बहस लंबी चले और जो कोर्ट समय तक चल सकती है। जी लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी के अलर्ट जारी किए गए हैं, जो है गृह मंत्रालय भी पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, तमाम जो जोधपुर को छावनी में तब्दील किया हुआ है, ऐसे में जो एक परसेप्शन है जो जुडिशरी के लिहाज से देखा जाए तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो फैसला रहे वो आज ही सामने आ जाए सजा को लेकर के भी, अगर दोषी साबित होते हैं। जी निश्चित तौर पे ये बात आपकी सही है। पूरा दबाव है, शहर के लोग भी दबाव में जी रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट है, कोर्ट ने जब पहले ही मुकर्रर कर लिया है आज की तारीख को, तो निश्चित रूप से कोर्ट का प्रयास रहेगा कि आज ही के दिन जो है फैसला सुना दिया जाए और आज निश्चित तौर से जो है फैसला सुना दिया जाएगा। ये मान के चलते हैं अपन कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। सजा का भी ऐलान आज ही हो जाएगा तमाम पॉइंट से? जी अरबाज, यदि वो दोषी सिद्ध होते हैं तो निश्चित तौर पे आज ही जो है ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल सुमित, जैसा अगर देखा जाए कि अगर दोषी मान लिया जाता है आसाराम को और ऐलान कर दिया जाता है सजा का, तो सजा के बिंदुओं पर जो फौज खड़ी है पूरी आसाराम की, वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि मामले को लंबा खींचा जाए, इसमें जितनी हो सके कम से कम सजा उनको दिलवाई जाए, जिसमें वक्त लग सकता है। लेकिन जो अदालत है, क्योंकि जो न्यायिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, ST/SC कोर्ट के जज हैं, बाकायदा पूरी तैयारी यहाँ की गई है, सारे इंतजाम आज के लिए। सजा भी आज ही सुनाई जा सकती है, आप बता रहे हैं, उसमें समय भी लग सकता है। अगर सजा भी आज ही सुनाई जाती है, समय लग सकता है, तो ये तो और बड़ी चुनौती हो जाएगी पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, इन भक्तों से, इन तथाकथित भक्तों से, अंधभक्तों से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती ये माना जानी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहली चीज दोषी करार देना, दूसरी चीज उस दोष में कितनी सजा दी जाती है, ये एक बड़ा पॉइंट आता है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के पुलिस प्रशासन का अगर देखा जाए, दोषी साबित हुए, फिर दोषी के साथ में सजा भी बता दी गई कि इतने साल की हुई, और इन हालात में क्या जो सिस्टम है, जो हालात हैं, जिस तरह के जो समर्थकों की भीड़ है, उनको काबू करना आसान होगा पूरे सिस्टम के? जी जो पुलिस की हम तैयारी देख रहे हैं, अरबाज अगर बात करें तो जोधपुर शहर में जो पुलिस दल है, इसके अलावा जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, इसके अलावा माउंटेन पुलिस जो है पूरा पैरा नजर बनाए रखे हैं हालात पे। इसके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर का ड्रोन है वो अभी सर्विस पे गया हुआ है, तो बीकानेर से 5 लोगों की एक टीम बुलाई गई है और ड्रोन जो Q2 है वो लगाया गया है। अगर कोई ऐसा हालात होता है तो ड्रोन उड़ा के भी पूरी जो है जो वहाँ के हालात है उन पर नजर रखी जाएगी। और निश्चित तौर पे पुलिस का जो आत्मबल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो पूरी तरह से जो है स्थिति को काबू में कर लेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात है, तैयारी पूरी यही है कि अगर सजा का ऐलान भी हो और सजा में ये भी बता दिया जाए कि इतनी सजा इन धाराओं में दोषी साबित होने के बाद में दी गई है,
उसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी है। इमरजेंसी बैकअप की तैयारी बाकायदा है। आसपास के जो राज्य हैं, राजस्थान के, वहां से अगर जरूरत पड़ेगी उसकी भी तैयारी रहेगी। लेकिन जो जज है मधुसूदन शर्मा, उनका फोकस यही रहना चाहिए, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, कि आज ही अगर उनको दोषी मान लिया जाता है तो आज ही सजा के। बिल्कुल सुमित, देखिए थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि हो सकता है समर्थक इंतजार कर रहे हो कि फैसला आए और उसके बाद जो है हम लोग बाहर निकले, और अभी यही हुआ है कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में और जेल के थोड़ी दूर जो है वहां पर दो समर्थक जो है वो आए थे और माला वगैरह लेके आए थे, आसाराम की तस्वीर लेके आए थे। पुलिस ने हालांकि उनको वहीं पर रोक लिया और उनको हिरासत में ले लिया। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं इसके फैसले का कि किसी भी तरीके से एक बार अगर फैसला आता है। नहीं, फिर तो मनोज ये भी कहा जा सकता है ना, मनोज ये भी कहा जा सकता है ना, कहीं लूप होल तो रह गया, तभी समर्थक यहाँ पहुंच गए और अब बिल में छुपे हुए बैठे हैं। बिल्कुल 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 ये सुमित, अगर डीए नहीं होती, सुरक्षा में चूक नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं था कि सुबह जो है जेल के पास जो प्रतीक्षालय है वहां पर एक जो आसाराम का भक्त है वो पहुंच जाए। प्रकाश ये हैं, तो इनके सबके नाम पते पूछे, उनका एड्रेस पूछा, उनके बारे में पूछा। अब उसके बाद में आगे का जो फैसले पर है, इस वक्त आसाराम का पहले ही हो चुका है, अब फैसले पे कार्रवाई अगली शुरू होने वाली है। ये तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि आधा से पौन घंटा लग सकता है फैसले के अंदर, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सुनवाई पहले हो चुकी है। आज सुनवाई नहीं होनी, केवल फैसला होना। फैसले का पहला पार्ट है कि आसाराम दोषी है या निर्दोष, ये सुनाया जाएगा कि अगर इसके बाद में अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद में सजा पर फैसला आज ही हो सकता है सुनवाई आज शुरू हो जाए, हो सकता हो कि वो उसको अगले दिन के लिए टाल दे। लेकिन सबसे अहम बात है कि आसाराम दोषी है या नहीं है, ये कुछ देर के अंदर फैसला आ जाएगा। जेल के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो कोर्ट रूम है वहां पर एडवोकेट्स के फोन नहीं ले जाने दिए, बाहर रख दिए गए। किसी को इजाजत नहीं है कि अंदर जाने को लेकर, केवल एडवोकेट्स हैं दोनों तरफ के, वो खड़े हैं, आरोपी खड़े हैं और जज साहब है वो बैठे हैं। इसके अलावा जो बाहर का कोर्ट रूम है, ये एक जेल का कोर्ट रूम, मैं थोड़ा सा तस्वीरों से समझाना चाहूंगा कि ये जिस जेल का ये गेट है, इस गेट से 500 मीटर आगे दूसरा वाला गेट है, मेन गेट, जहां उसी के अंदर उससे तकरीबन 20 मीटर आगे कोर्ट लगा हुआ है। कोर्ट एक हॉल है, जो आसाराम की सेल है उसके बगल के अंदर, यानी कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनका ऑफिस और आसाराम की सेल, उसके बीच में एक हॉल है, उसको कोर्ट रूम में तब्दील किया गया। उसी हॉल के अंदर सुनवाई है। चारों तरफ जो पुलिस के जवान है, पहले से ही जोधपुर जेल के अंदर हथियारबंद जवान सुरक्षा के में तैनात रहते हैं। हालांकि जेलों के अंदर अनुमति नहीं होती है, लेकिन ये हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर तैनात है, उनको तैनात कर दिया गया, जिससे कि दूसरे कैदी या जेल का कोई भी स्टाफ वहां तक नहीं पहुंच पाए। कोर्ट की जो मर्यादा है वो बनी रहे, वो कोशिश की जा रही है। अब जैसी प्रोसेस पूरी होगी, कोशिश की जा रही है कि तब तक बाहर से अंदर नहीं आ पाए, अंदर से बाहर नहीं जा पाए। जैसी फैसले का प्रोसेस पूरा होगा, जब सुना दिया जाएगा, उसके बाद में एडवोकेट्स को इजाजत होगी कि वो बाहर आ सकते हैं, वो बाहर आएंगे। और जो बाकी चारों आरोपी है, अगर वो दोष मुक्त होते हैं तो वो बाहर आ सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो उनको वहीं से हिरासत में ले लिया जाएगा और उनको, क्योंकि इसी जेल के अंदर उनको आगे न्यायिक हिरासत में ले लिया जाएगा। और आसाराम क्योंकि पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में है, अगर फैसले में दोषी करार दिए जाते हैं तो वो क्योंकि पहले से न्यायिक हिरासत में, इसलिए वहीं रहेंगे। उसके बाद में उनकी जो सजा होगी, फैसले के बाद में न्यायिक हिरासत से जो सेल है वो ट्रांसफर हो जाती है। अगर उनको सजा होती है तो एक सजाया हफ्ता कैदी की अलग सेल होती है, वो कर जाएगी। अभी तक आसाराम बिल्कुल पगड़ी पहनकर और जिस पोशाक में नजर आते हैं, जिस ड्रेस में नजर आते हैं, वो फिर नजर नहीं आएंगे। उनको भी बाकायदा जेल की वर्दी अलॉट कर दी जाएगी। जैसे ही उनको सजा हो जाती है, सजा होने के बाद में वो बाकायदा यहाँ के कैदी बन जाएंगे। जी मनोज, आपके पास फिर से आना चाहूंगा, आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब आप फिर से दे दीजिए। मैं ये बता रहा था कि आसाराम के जो समर्थक है उनसे किस तरीके से पुलिस अब निपटेगी, क्योंकि फैसला कुछ ही देर बाद आने वाला है। और वो जो जिस तरीके से समर्थक है, अंधभक्त हैं, उनसे निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी तरफ से कोई चूक ना हो, लेकिन एक चूक सुबह देख चुके हैं। जेल, सेंट्रल जेल के पास जो प्रतीक्षालय है वहां पर एक आसाराम का भक्त था, वो पहुंचा था,
आसाराम की तस्वीर निकाली थी, उसने उस पर माला चढ़ाई थी, आसाराम को लेकर उसने नारेबाजी भी की थी। तो पुलिस जो है अब यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से इनके जो समर्थक अच्छा मनोज, जब रेलवे स्टेशन पर नजर रखी जा रही है, बस स्टैंड पर नजर रखी जा रही है, हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, तो ये समर्थक पहुंच कहां से रहे हैं? क्या आज की तारीख को देखते हुए ये समर्थक, ऐसा तो नहीं कि 5-10 दिन पहले ये समर्थक यहां पहुंच गए, यहां का डेरा जमा लिया इन्होंने? बिल्कुल सुमित, यही हुआ है कि जिस तरीके से पुलिस को एक अनुमान था कि हो सकता है 25 तारीख से ज्यादा 1-2 दिन पहले समर्थक आएंगे, लेकिन आसाराम के समर्थक बड़े चालाक है, वो जो है करीब 8-10 दिन पहले ही जोधपुर में पहुंच गए हैं। हमारे कुछ सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो जो है अलग अलग समूह में बटे हुए हैं, कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का समर्थक जो है इकट्ठे हुए हैं। और अब धीरे धीरे जैसे ही फैसले की घड़ी आ रही है, कभी जो है घंटाघर के यहाँ से समर्थक निकल रहे हैं, कभी जो है जेल के बाहर जो है समर्थक पहुंच रहे हैं, कभी सेंट्रल जेल के पास जो प्रतीक्षालय है वहां पे जो है समर्थक आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि समर्थकों ने कुछ ऐसी एक रणनीति बना रखी हो। हालांकि आसाराम की तरफ से दावा किया गया था, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि मेरे जो भी भक्त हैं वो हिंसा नहीं करेंगे, वो अहिंसा में विश्वास करते हैं। नहीं मनोज, ऐसी चिट्ठियों के दूसरे मायने भी निकलते हैं। ये चिट्ठियां, ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है, इस तरह की चिट्ठियां कई लोग लिखते हैं और दूसरे मायने भी निकाले जाते हैं, एक इंडिकेशन भी दिया जाता है इस तरह की चिट्ठियों के जरिए। बिल्कुल। और आज जो है अहमदाबाद जो है वहाँ पे आसाराम की जो साइड है वहाँ पे ऑफिशियली जो है एक मैसेज भी डाला गया है कि देश दुनिया के जो भी हमारे समर्थक हैं वो बापू की यही चाह है कि आप लोग जोधपुर ना पहुंचे, शांति से जो भी फैसला हो उसे स्वीकार करें और सत्य की जीत होगी। एक तरीके से उन्होंने जो है अपील की है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन अंधभक्त हैं अब वो, और हो सकता है कि उनकी कुछ अलग भी रणनीति हो, उसी को लेकर अब पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पुलिस को जितना अभी तक जो कसमकस थी, जितनी उनको परेशानी आ रही थी कि किस तरीके से कोर्ट में, जेल के अंदर जो है कोर्ट में सुनवाई शुरू हो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती अब ये देखने को मिलेगी कि फैसला आने के बाद जो आसाराम के भक्त हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा है कि इन लोगों का अपार समूह है, बताया जा रहा है लाखों की संख्या में जो है इनके भक्त हैं। अगर वो लोग जो है अब अगर छुटपुट जगह भी कुछ हंगामा करते हैं तो पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। और अब सब यही देखने की बात होगी कि पुलिस जो है उस तरीके को कैसे निपटेगी। हालांकि पुलिस कमिश्नर अशोक राठौर जो है वो दावा कर चुके हैं कि जोधपुर शहर जो है उसको हरियाणा का पंचकुला नहीं बनने दिया जाएगा। जोधपुर में शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री कटारिया आए थे जोधपुर, उनसे भी न्यूज 18 राजस्थान ने विशेष बात की थी, तो उन्होंने भी आसाराम के मामले में कहा था कि ऐसे मामले कई आए हैं और कई गए हैं, ये राजस्थान है, ये हरियाणा नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने प्रदेश की जनता को न्यूज 18 के माध्यम से एक संदेश दिया था कि आप निश्चिंत रहिए, जोधपुर के अंदर ऐसे हालात नहीं होंगे, पंचकुला जैसी स्थिति हम जोधपुर में नहीं बनने देंगे, हम सक्षम है। लेकिन चूक हो रही है, छोटी छोटी चूक हो, वो चूक हो रही है। अब ये छोटी चूक कोई बड़ा हादसा न तब्दील कर दे, इसकी भी आशंका बनी हुई है। जी सुमित। अच्छा मनोज, जो सह आरोपी आए हैं, अगर आरोप इन पर अब साबित हो जाता है, दोषी ने मान लिया जाता है, और आप जैसा अभी मेरे सहयोगी चंद्रशेखर बता रहे थे कि आज सजा का भी आज ही ऐलान किया जा सकता है, तो क्या उसके बाद इसी जेल में इन्हें रखा जाएगा? आसाराम का पड़ोसी बना दिया जाएगा इन्हें? मनोज, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? चलिए, मनोज तक शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की।